अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमने एक नया टॉपिक आपके लिए, एक नया सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वैसे ही ये पसंद आएगा जैसे इससे पहले हमने सब्जेक्ट्स को किया था, जैसे मैथमेटिक्स किया था, स्टैटिस्टिक्स किया था और अब कंप्यूटर भी चला रहे हैं साथ में। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा और आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में कि सिलेबस जेके एसएसबी। देखिए, ये जो मैं जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल जेके एसएसबी के पोस्ट्स जो है उसका जो सिलेबस है, मैं यहाँ पे सिलेबस मैंने लिख कर रखा है। सिलेबस कौन सा मैं डिस्कस करूंगा वो ये आपके सामने होगा। जैसे हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, ये हमारा पहले लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसको 2-3 लेक्चर्स लग सकते हैं, ठीक है। इसको दो मानते हैं, 3 लेक्चर्स में ये कवर कर देंगे। अब आता है आपका फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसको मान के चलते हैं ये भी 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक और डिमांड एनालिसिस। इन दोनों को मैं इकट्ठे पढ़ाऊंगा। आप देखोगे एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज होगा, अलग, आप बहुत फायदा आने वाला है आपको। आप सभी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो हमने एक और चीज है, मैंने आपको बोला था कि 1000 के सब्सक्राइबर्स पे जब 1K हम बन जाएंगे, एक फैमिली बन गई है 1K की, तो एक सरप्राइज आपके लिए यही था कि इकोनॉमिक्स भी आपके लिए स्टार्ट होगा और डिफरेंट वे से, और इसकी मटेरियल भी ऐसे दूंगा कि आपने मतलब आप बहुत अच्छा लगेगा आपको उसका मटेरियल भी देखना। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, जो भी इसका पीडीएफ में बनाता हूं वो आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सेशन। आप बस जुड़ जाइए, पूरा वीडियो को देखना। अब चलिए उसके बाद सर डिमांड एनालिसिस और ये थ्योरी ऑफ ये कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक को लग जा सकते हैं लेट्स सपोज 4 से 5 लेक्चर्स, ठीक है। फिर आपका आता है ये फैक्टर है, एक्चुअली फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसको भी लग सकते हैं 3 से 4 लेक्चर्स, 3 से 4 लेक्चर्स इसको भी लग सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं 4 लगेंगे, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर्स इसको लग सकते हैं। प्राइसिंग अंडर वेरियस फोर्स और गवर्नमेंट, इसको भी 2 से 3 लेक्चर्स में कवर होगा ये। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ये भी आपके पास कह सकते हैं 3 से 4 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है और उसकी मेजरमेंट है, इसको भी आप मान के चलिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेजरमेंट है मान के चलिए इसको भी 2 से 3 लेक्चर्स तक जा सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, इसको भी मान लीजिए 2 लेक्चर्स लग सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, इसको समझ लीजिए 1 से 2 लेक्चर जा सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये तो लगभग 3-4 लेक्चर्स में हो सकता है। उसके बाद कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसको मेरे ख्याल से लगभग 4 लेक्चर्स लग सकते हैं। और रोल ऑफ आरबीआई तो लगभग 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे पहले यही कि हमारे पास टोटल में कितने लेक्चर्स हो गए, मान लेते हैं पहले को 3 लेक्चर हुए, 3 और 3 हो गए लेट्स सपोज 6, हम मैक्सिमम लेते हैं 6 और 5 हो गए 11 और ये जो आपके पास है 11 और 4 हो गए 15 प्लस 3 इज 18 प्लस 4 इज 22 प्लस 3 इज 25 प्लस 2 इज 27 28 29 और 4 होते हैं 33 और 33 और 4 होते हैं 37 और 3 होता है 40। तो इसका मतलब हम आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स का 40 डेज में कवर करके देंगे। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 40 डेज में अगर आप बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट रहोगे, बिल्कुल 40 दिन में, बिल्कुल ना ही कम ना ही ज्यादा, 40 दिन हम बराबर देंगे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने में।
तो ये सारा सिलेबस इजी है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन आप लेक्चर सीरीज बराबर देख लीजिए, वीडियोस बराबर देख लीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो आपके पास आ जाएगा। पहला टॉपिक यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है बेटा ये होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन टाइलर कोवन ने कुछ इस तरह दी है। क्या दी है बेटा? सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है, एक वो भी देख लेते हैं कौन सी अच्छी डेफिनेशन है, कितनी डेफिनेशंस दी गई। इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर and understanding economics can help you make better decisions and lead a happier life। सबसे पहला इन इकोनॉमिक्स जो है बेटा, इकोनॉमिक्स असल में क्या हुआ है काम, दो ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। दो ग्रीक से निकाला गया है। किस किस से? ओइकोस, यहां पे लिख लेते हैं OIKOS, और दूसरा आपके पास आ जाता है नीमन्स, ओक्योस निमेंस। तो इसी से बना गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है, और निमेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मतलब क्या हो गया इकोनॉमिक्स का सर? मतलब हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर क्या करना है इकोनॉमिक्स में? आप डिसीजंस को बेटर कर सकते हो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आपको लेना है तो आपको इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको इकोनॉमिकल कोई डिसीजन लेना है कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए, ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स की हेल्प चाहिए। अगर आपको देखना है मैं तरक्की कैसे करूं, मैं अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाऊं, डेवलप कैसे हो जाऊं, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं अंडर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का देखिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट वाज द अर्लियर नेम फॉर इकोनॉमिक्स, तो उसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेटा जी पॉलिटिकल इकोनॉमी इसको पहले बोलते थे, लेकिन जो इसका नया नेम है वो किसने दिया? इकोनॉमिक्स दिया गया। इसका नया नेम किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। इसका नया नेम जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। क्या दिया? इकोनॉमिक्स। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड आ जाते हैं। आ जाइए बेटा, अब आ जाओ। अगर किसी को ये PDF चाहिए वो मेरी टेलीग्राम में आ सकते हैं। बिल्कुल नोट्स बिल्कुल अच्छे पैटर्न से आप देखोगे, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इससे पढ़ने में। अब सबसे पहली डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी बेटा? एडम स्मिथ ने पहली डेफिनेशन आपको दी थी। तो सबसे पहले देखते हैं इसने बोला क्या था। ये जो एडम स्मिथ था बेटा, ये क्या बोल रहा था? और याद रखो एडम स्मिथ को ही कहते हैं फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। सिंपल, एडम स्मिथ ही ऐसा बंदा था जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता था, इसीलिए इसने पहली डेफिनेशन ही कही। अब सर इसने डेफिनेशन में क्या कहा? डेफिनेशन इसकी ये है, इसने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, बस पैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। इसने बोला इकोनॉमिक्स में हम सारा वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हम कैसे पैसे 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 जमा करेंगे, कैसे पैसों के बारे में सोचेंगे, सब कुछ पैसा पैसा पैसा, यहाँ पे सब कुछ पैसा पैसा चलता है। तो इसने बोला इकोनॉमिक्स में पैसे पैसे पैसा पैसा बढ़ना होता है, और यहाँ पे कोई फोकस किसी और चीज पे नहीं रखा जाता है। तो इस डेफिनेशन को बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन भी, या इसको क्लासिकल एरा बोला जाता है। इस डेफिनेशन को, वेल्थ डेफिनेशन को बोला जाता है क्लासिकल डेफिनेशन। अब इसमें कुछ फीचर्स थे, जैसे ओन गेन, यानी इसमें हर कोई पर्सन अपना सोचता था कि मैं कैसे बेटर हो जाऊं, मेरे पास की वेल्थ कैसे इंक्रीज हो जाए, खाली वेल्थ की तरफ तवज्जो दिया जाता था। तो अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्मिथ ने क्या किया? स्मिथ ने फेवर किया डिवीजन ऑफ लेबर को। पता है क्यों किया? उसने बताया अगर बेटा डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यानी लेबर आपने डिवाइड किया, अगर आपने लेबर को डिवाइड किया, आपका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। क्योंकि जब लेबर ज्यादा आप डिवाइड करोगे, अच्छे से डिवाइड करोगे, मिसाल आपने एक ही आदमी को दिए थे सारे काम, लेकिन अब आप 5 लोगों को दे रहे हो वही काम, इसका मतलब लेबर डिवाइड हो गया। अब इसका मतलब आउटपुट तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो आउटपुट इंक्रीज हो गया,
और उस आउटपुट की वजह से वेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगा। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये था इसी एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट। अब लेकिन इस पर बहुत सारों ने उंगली उठाई। उंगली किस किस चीज पर उठाई? क्रिटिसाइज किया गया, वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्यों क्रिटिसाइज किया गया? सबसे पहला इसको बोला गया बेटा जी ये तो लालची है, ये लालची है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स तो लालची बन गया, ये तो खाली पैसा पैसा की बात करता है, यहाँ पे तो कुछ मॉरल वैल्यूज है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ पैसा 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 है, कोई मॉरल वैल्यूज तो होना चाहिए। यहाँ पे तो ये इकोनॉमिक्स तो सेल्फिशनेस सिखा देता है, एजुकेशन तो सेल्फिशनेस नहीं सिखाना चाहिए। तो ये इसका क्रिटिसिज्म बन गया। अच्छा, इसका फाइनल पर्पस क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, फाइनल पर्पस है वेल्थ पैसा पैसा पैसा, तो ये सिर्फ पैसा पैसा है, ठीक है। तो ये फेल हो गई। उसके बाद आपके पास और इकोनॉमिस्ट्स आगे उन्होंने डेफिनिशंस दी। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन वो है वेलफेयर डेफिनेशन। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए वो मेरी टेलीग्राम आपको लिंक प्रोवाइड होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, या अगर आपको लिंक वहां पे नहीं मिल रही है आप टेलीग्राम में जाइए, वहां पे मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरा नाम है ER मुमिन MUMIN मजीद MAJED। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ है ये मैंने खुद बनाई है, खुद ये नोट्स में बना रहा हूं, इस पे आहिस्ता आहिस्ता सारा अपडेट करता रहूंगा, आपको भेजता रहूंगा। तो बस आप बने रहे हमारे साथ और बहुत सारा प्यार दिखाइए आप भी, ठीक है। तो चलिए, जिस तरह हमने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े थे और इसको भी हम डेप्थ से वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ाता था बाकी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका साइंस भी जल्दी आने वाला है, बस दुआ कीजिए कि सारा अच्छे से हो और आपको भी अच्छा लगे। ओके, अब आपके पास आती है वेलफेयर डेफिनेशन। बेटा वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो डेफिनेशन किसने दी। सबसे पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आ गया। एल्फ्रेड मार्शल ने दी वेलफेयर की डेफिनेशन। सर जी वो डेफिनेशन क्या थी, जरा वो बता दीजिए, हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिख ली है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of the well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other more and important side a part of the study of man. अगर हम इसका निचोड़ में बोलूंगा आपको कि इस एल्फ्रेड बाबा ने क्या बोला इकोनॉमिक्स में, इसने बोला नहीं जी वेल्थ नहीं इकोनॉमिक्स का मकसद है। इकोनॉमिक्स का मकसद ये खाली वेल्थ नहीं है, पैसा पैसा नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है। फिर क्या है जी? वेलफेयर। हम यहाँ पे लोगों की खुशनुदी के लिए काम करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे कि जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय वन वे और सम वे, उस पे हम काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हर कोई बंदा यहाँ पे कनेक्टेड होता है एक किसी न किसी रीजन के साथ। तो इसने बोला कि इकोनॉमिक सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है ये आप देख लीजिए। इसने बोला ना, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ द वेलबींग। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का लास्ट में यही मतलब निकलता है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। दैट मींस इट इज अ साइंस जहां पे लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। उन रिलेशंस को बेटर कैसे किया जा सकता है उनके बारे में पढ़ा जाता है। अब जी इसका मतलब फीचर्स क्या है? सबसे पहले अगर हम पीछे वेल्थ डेफिनेशन लेंगे उसमें पीपल का कोई मकसद ही नहीं था, पीपल का कोई मानी नहीं था, पीपल को कोई फोकस ही नहीं दिया जाता था जो ऑर्डिनरी पीपल है। लेकिन वहां पे किसको फोकस दिया जाता है? पैसा पैसा पैसा। लेकिन वेलफेयर डेफिनेशन में जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको एक इंपॉर्टेंस मिल गई। ये इसका फीचर था। अच्छा जी, उसके बाद इसका मतलब मैन प्रमोट्स मोस्टली वेलफेयर, ये किसका कॉन्सेप्ट था? वेलफेयर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट। ये एल्फ्रेड मार्शल ने बोला जो आदमी है ना ये ज्यादा वेलफेयर को प्रमोट करता है ना कि पैसा, ये वेलफेयर को ज्यादा प्रमोट करता है। अब इसको भी लेकिन क्रिटिसाइज किया गया, इसको बोला गया जी एल्फ्रेड बाबा जी आप हमें बताइए, आप तो अपनी वेलफेयर डेफिनेशन खाली मटेरियल थिंग्स के लिए बोलते हो, मटेरियल थिंग्स के लिए आप कब बोलते हो, यानी जिनकी कोई फॉर्म होती है। मटेरियल थिंग्स होती है वो थिंग्स
मेटीरियल थिंग्स होते हैं वो थिंग्स जिनकी फिजिकल डायमेंशंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे, अगर हम फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। फिजिकल एग्जिस्टेंस किस किस की होती है? लेट सपोज आपने कोई मार्केट में चीज बनाया, लेट सपोज बुक, तो बुक इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हाँ, ये भी तो वेलफेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन वो चीजें, लेट सपोज जो डॉक्टर सर्विस देता है, उसके तो डायमेंशंस नहीं है ना, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कोई नहीं है ना। जैसे मिसाल मैं टीचर हूं, मैं अपनी सर्विसेज देता हूं, उन सर्विसेज को बोला जाता है, उन थिंग्स को बोला जाता है इममेटीरियल। इममेटीरियल का मतलब ये होता है कि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन यट दे एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। लेकिन इसको पूछा गया, भाई आपने तो खाली मटेरियल थिंग्स के बारे में बात की है, जो बेचारे डॉक्टर लोग, आज तो कोविड में इतने सारे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हेल्थ फैकल्टी है वो इतना काम कर रही है, तो वेलफेयर डेफिनेशन के हिसाब से, एल्फ्रेड के हिसाब से उनका कोई माना नहीं था, वो इंक्लूड ही नहीं होते थे इकोनॉमिक्स में। अब उसके बाद जब इसका मतलब, जब इसने कहा इकोनॉमिक्स एक वेलफेयर सब्जेक्ट है, वेलफेयर इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन वो बंदे कहां गए जो अच्छा वेलफेयर कर रहे हैं सोसाइटी के लिए? डॉक्टर्स, टीचर्स, ये कहां गए? तो इसके पास जवाब नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद बिकॉज, अब इसको, अच्छा, अब इसमें एक और खामी थी। वेलफेयर जो है, इसने बोला कि वेलफेयर, लेकिन वेलफेयर वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदे के हिसाब से वेलफेयर का माने कुछ और होता है, एक बंदे के हिसाब से वेलफेयर का माने कुछ और होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर बात करेंगे, लेट सपोज हमारे पास अगर हम लेट सपोज बात करते हैं लिक्वर की, यानी शराब, ठीक है, तो लिक्वर जो है ये तो प्रमोट वेलफेयर को प्रमोट नहीं कर सकता, इट्स नॉट कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग वेलफेयर, ठीक है, ये प्रमो नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में तो भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका एक और क्रिटिसिज्म किया गया, आप भाई वो चीजें इग्नोर कर लेते हो जो वेलफेयर का पार्ट है, येट यू इग्नोर्ड इट। लिक्वर जो है, लिक्वर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में ही इसका ये मतलब डोमेन है, ये इकोनॉमिक्स का ही डोमेन है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये वेलफेयर को प्रमोट नहीं करता, इट डजंट प्रमोट द वेलफेयर। लेकिन इस एल्फ्रेड मार्शल को बताया गया, आप तो खाली वो चीजें, उन चीजों को आप इकोनॉमिक्स में लाते हो जो वेलफेयर को प्रमोट करते होंगे, वो थिंग्स जो इसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर में नहीं, वेलफेयर को प्रमोट नहीं करते हैं, आप तो उनको इंक्लूड नहीं करते इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहां पर इसकी क्रिटिसिज्म की गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट तीसरी डेफिनेशन थी, उसको बोलते थे स्कार्सिटी डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए, स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी? लायनल रॉबिन्स ने। इसको न्यू एज भी बोला जाता है, इसको बेटा जी न्यू एज भी बोला जाता है। पढ़ लीजिए डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देख लीजिए, आराम से सारा कुछ कवर कर दूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लायनल रॉबिन्स ने दी थी। अब इसके फीचर्स क्या है सर? ये एंड क्या होता है? एंड होता है ह्यूमन वांट्स, जो भी हम चीजें चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात, जो भी हमारी ख्वाहिशात है उसको बोलते हैं हम एंड्स, ठीक है, वांट्स को बोला जाता है। अब इसने क्या बोला? इसने बोला हमारे पास रिसोर्सेज जो है, अच्छे से सुन लेना, इसने बोला रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, मगर वांट्स जो है, जो हम चाहते हैं, वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अब आप इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करोगे, इन दोनों को कैसे रिलेट करोगे, वही आपके इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, वही आपके इकोनॉमिक्स का डोमेन है। तो इसका मतलब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड मगर वांट इज अनलिमिटेड, आपके पास रिसोर्सेज कम लेकिन आप बहुत चाहते हो, आप खाना चाहते हो एक दिन भर, लेकिन उतने रिसोर्सेज है नहीं। इकोनॉमिक्स बेटा आपको यही सिखाएगा कि आपको उन छोटे रिसोर्सेज से बहुत अनलिमिटेड जो आपकी ख्वाहिशात है उनको कैसे पूरा करना है, वो आपका इकोनॉमिक्स सिखा देगा।
ठीक है, ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए हैं यहाँ पे। अगर आप लेक्चर्स के साथ साथ ये फिर घर में इसको रिवाइज करोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स इसका फीचर था, लिमिटेड रिसोर्स था। अब मगर एक और चीज, सर ये ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है? विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए आपके पास अगर हमारे पास 10 चीज करने को है, हमारे पास 10 वांट्स है यानी 10 ख्वाहिशात है, हम उन 10 ख्वाहिशात को ग्रेड्स देते हैं, प्रेफरेंसेस देते हैं। फिर उन प्रेफरेंसेस, लेट्स सपोज एक को 1 प्रेफरेंस दी, एक को 2nd प्रेफरेंस, एक को 3rd प्रेफरेंस, उनको जब प्रेफरेंस दी फिर जो आपको ज्यादा जरूरत जिसकी है फिर आप पहले वही सेटिस्फाई करते हो। ये भी इसने बोला कि एक पर्सन उसी को पहले कंप्लीट करता है, उसी को पहले सेटिस्फाई कर लेता है जो इसकी अर्जेंट वांट होती है। तो रिसोर्स जो होते हैं हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, रिसोर्सेज जो है एक तो ये अनलिमिटेड है, नंबर 1। दूसरा चीज इसके साथ ये है कि इनका ऑल्टरनेटिव यूज भी है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी है। जैसे मिसाल हम काम करते हैं कॉटन का, अगर आप कॉटन को देखोगे ये मेडिकल में भी यूज होता है, यानी सर्जरी वर्जरी किसी को लग गई कॉटन मेडिकल के लिए भी यूज होता है। लेकिन कॉटन आपके वीविंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, कपड़े भी इसी से बनाए जाते हैं, है ना, कॉटन से ही बनाया जाता है ना, उसी को सीते हैं, वीविंग करते हैं। अब लेकिन अब कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, किसकी ज्यादा जरूरत है, तो हम पहले उसी को पूरा करते हैं। अगर लगेगा कि अभी मेडिकल इमरजेंसी ज्यादा है तो हम पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए इस कॉटन को यूज करेंगे, वीविंग को पहले छोड़ देते हैं। तो इसी तरह आपके पास जो सोर्सेज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर हमारे पास है, वाटर के कई यूजेस है, मिसाल ड्रिंकिंग, ठीक है, मिसाल वाटर आप कर सकते हो फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन अब लेट सपोज वाटर की कहत है, ठीक है, वाटर की कमी है, तो आप सबसे पहले वाटर को, या वॉशिंग के लिए भी यूज होता है, बहुत सारे पर्पस के लिए। लेकिन अब मुझे बताओ हमारे पास अभी कहत, खुदा न खास्ता किसी रीजन में कहत साली हो गई, कहत बढ़ गया, तो वहां पे हम क्या वॉशिंग पर्पस के लिए वाटर को यूज करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेफरेंस देनी है तब ड्रिंकिंग को। यही बोलता है इसको, यही बोलता है हमारा लायनल रॉबिन्स कि हमारे पास जो वांट्स होते हैं उनमें हमारी प्रेफरेंसेस होती है, जो ज्यादा अर्जेंट होता है हम उसी को पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन इस स्कार्सिटी डेफिनेशन को भी छोड़ा नहीं गया, इसको भी जैसे बाकियों को क्रिटिसाइज किया गया, बाकियों की तरह इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। नंबर 1 क्रिटिसिज्म क्या था, देख लीजिए क्रिटिसिज्म क्या किया इसको। तो नंबर 1 आप देख लीजिए, इट डजंट कवर द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस स्कार्सिटी डेफिनेशन में एक चीज था कि देखिए इकोनॉमिक्स में तो यही मैंने आपको पहले ही बोला, इकोनॉमिक्स में हम यही सीखते हैं कि हम इकोनॉमिकली ग्रो कैसे करेंगे, डेवलप कैसे हो जाएंगे। लेकिन स्कार्सिटी डेफिनेशन में वो इंक्लूड नहीं होता था, इसका मतलब सबसे पहली खामी। अब यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज जो होते थे वो आपके पास राइस में भी यूज होते थे और अल्कोहल में भी यूज होते थे, जो कि नॉन वेलफेयर होता था। देखिए आपके पास रिसोर्सेज, मिसाल के तौर पर आपके पास ग्रेप्स है, लेट सपोज, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, इसको क्या हो गया, एक मिनट, मान लेते हैं बेटा आपके पास, हम मान के चलते हैं आपके पास ग्रेप्स है, ग्रेप्स का आप जूस भी बना सकते हो, और अगर आपने एक जूस बनाया वो तो कह सकते हैं फॉर वेलफेयर के लिए यूज होता होगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन आप इसी ग्रेप्स से अल्कोहल भी बना सकते हो, है कि नहीं? अब इसका मतलब ये वेलफेयर के लिए यूज होगा? नहीं, इसका मतलब यहां पे इसको पूछा गया आप तो वेलफेयर की बात ही नहीं करते हो, आपने तो ह्यूमन वेलफेयर को पीछे रखा, ये तो क्रिटिसाइज किया गया इसको, आप वेलफेयर की बात नहीं करते हो, नॉन वेलफेयर की बात भी कभी करते हो, जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन है, ठीक है, जैसे राइस प्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहां पर इसकी ये खामी निकाली गई कि आप क्या करते हो, आप अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को भी, जो मिसाल नॉन वेलफेयर और वेलफेयर होंगे, उनको भी आप लेते हो, ठीक है। आपके पास जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कौन सी डेफिनेशन है वो देख लेंगे, ग्रोथ डेफिनेशन। अब ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी ये पूछा जा सकता है, इसको सैमुअलसन ने दी। ये हमारी मॉडर्न एरा की डेफिनेशन है जो अभी चलती है।
इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स है इट कवर्स वेरियस, सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, हम कैसे चूज करेंगे चीजों को, विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, चाहे मनी हो चाहे मनी ना हो, तो एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, हम डिसाइड कैसे करें कि इस रिसोर्स से हम कौन सा चीज, कौन सा वांट पहले करें और कौन सा वांट बाद में करें, वो कौन सा सब्जेक्ट आपको सिखाएगा, वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा। ये कौन बोलता है? सैमुअल्सन, ग्रो डेफिनेशन में। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ इन द फ्यूचर एंड अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब इसने हमें सिखाया कि हम कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिसोर्सेज है, कोई भी रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स मान लेते हैं, ग्रो डेफिनेशन बताता है, इकोनॉमिक्स आपका ये सिखाएगा कि आपको इन रिसोर्सेज से कौन सा आइटम प्रोड्यूस करना है, दैट मींस प्रोडक्शन। फिर उन प्रोडक्शन को किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कौन सिखाएगा? ग्रो डेफिनेशन यानी इकोनॉमिक्स। और उनको फिर जब आपने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद कहां पहुंच जाएगा? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स इस सारे को प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कैसे करेगा, ठीक है, किस हिसाब से, उनकी उसकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए इन कंजप्शन, वो सारा कौन बताता है? इकोनॉमिक्स ही बता देता है। अब इसके भी कुछ फीचर्स थे, देख लीजिए कुछ फीचर्स इसके। अनलिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्सेज, यहां पर भी हमारी जो रिसोर्सेज है अनलिमिटेड है, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पे अनवांटेड, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, इसका भी यही था, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, यहां पर भी सेम ही आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद इट कवर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे आपने पिछली डेफिनेशन देख ली, तीसरी डेफिनेशन, दैट मींस कौन सी? वो स्कार्सिटी डेफिनेशन, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं कहा जाता था, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी आपको बता देता है। अब उसके बाद ये एप्लीकेबल है बार्टर सिस्टम में भी, जो बार्टर इकोनॉमी है उसके लिए भी ये काम कर जाता है। बार्टर आपको पता है, जहां पे हम मनी नहीं यूज करते थे, जहां पे मनी यानी करेंसी जो आप आज आपके पास है वो आप यूज नहीं करते थे, मनी जो है वो नहीं यूज करते थे, तो वो उसके रिगार्डिंग भी ग्रो डेफिनेशन ही ने प्रॉपर एक वे दिया, प्रॉपर जिन एक्सप्लेनेशन किसने दी? इसी सैमुअल्सन ने ही। अब इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, इसने भी बोला इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, ऑलरेडी मैंने समझा दिया। और सबसे सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन कौन है? सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है, जिसको ज्यादा ज्यादा पसंद किया गया, वो आपकी थी ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है, वो आपकी कौन सी डेफिनेशन थी? ग्रोथ डेफिनेशन ही थी आपकी। तो आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स, सर क्या हो सकता है, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर इकोनॉमिक्स वहां पे लिखा होगा, लेट सपोज इज इकोनॉमिक्स ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी साइंस, ओनली यहां पे लिखा होगा, ओनली यहां पे लिखा होगा, सी होगा आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, ठीक है, डी होगा नन ऑफ दीज। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब मसला आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है वो समझ लीजिए। आर्ट उस चीज को बोलते हैं जिस चीज की आपको नॉलेज होगी, मिसाल हम कुछ चीज जानते हैं लेकिन अब जानकर हमने उस चीज को प्रैक्टिकली किया इंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं आर्ट। जैसे मिसाल, मैं एक इंजीनियर हूं, बीइंग एन इंजीनियर मेरा काम है, लेट अस सपोज, मिसाल बीइंग एन इंजीनियर मुझे पता है कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कैसे रिपेयर करना होता है, ये मुझे पता है, मैंने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट्स में, ये होती है थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन जब मैं अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा, वो अब बन गया मेरा आर्ट। अब वो नॉलेज नहीं रह गई, वो नॉलेज के साथ साथ आर्ट बन गया, अब मेरा वो आर्ट बन गया। तो क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? हाँ जी आर्ट है। क्यों आर्ट है? उसका रीजन ये है, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल को होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल को होती है या एक कंट्री को फेस करनी पड़ती है, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया में कभी कभार, जैसे अभी लेट सपोज अभी कोविड की वजह से इंडिया का जीडीपी कम हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सोल्यूशन क्या है वो कौन बता देगा? वो बता देगा इकोनॉमिक्स।
ठीक है, जो इकोनॉमिक्स जानता होगा वही इसका सॉल्यूशन बता सकता है कि अगर इकोनॉमिक्स कम हो गई, क्राइसिस है, तो कैसे काम करना है। अच्छा जी, तो ये जो एज ए आर्ट है, इकोनॉमिक्स को किसने माना, ये भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स सपोर्टेड इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। ऑप्शन होगा एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, एसी पिगो एंड कौन कौन सा होगा। तो याद रखना है, एल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगो, इन दोनों ने सपोर्ट किया, माना, रिगार्ड किया इकोनॉमिक्स को कि वो आर्ट है। अब आ जाते हैं साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस वो सब्जेक्ट होता है जहां पे कॉज और इफेक्ट पढ़ा जाए, यानी अगर कोई चीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। यहां पर इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज और इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। अगर कोई चीज हो रहा है, जैसे मिसाल लेट सपोज इंडिया की इकोनॉमी वीक पड़ रही है कुछ दिनों से, अब ये आपका इफेक्ट है, लेकिन देखा जाएगा इकोनॉमिक्स आपको यह समझा देगा कि अगर यहां पे वीकनेस आई है इकोनॉमी में, वो किन फैक्टर्स की वजह से, उनका कॉज क्या है, वजह क्या है, तो वो कौन बता देता है हमें? इकोनॉमिक्स ही बता देता है। अब कौन कौन सा था इकोनॉमिस्ट जो इसको सपोर्ट करता था, यानी साइंस को इकोनॉमिक्स को मानता था एज साइंस? रॉबिन्स था, जॉर्डन था, रॉबर्टसन था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और स्लाइड्स भी आपके लिए है। तो इसके बाद हमारे पास अब आते हैं इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स। जैसे एक आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेटा जी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो वाला इकोनॉमिक्स होता है जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसका वजह भी ढूंढते हैं कि अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। तो इसका मतलब यहां पे दो चीजें ज्यादा मतलब हम दिमाग में रख लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। एक तो हाउ और वाई, यानी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, वाई। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आ रही है, हाउ। दो दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम खाली वाई और हाउ पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम क्यों हुई, कोई प्रॉब्लम कैसे हुई, बस यही हमारा इसमें होता है डोमेन। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर इंक्रीज इन एन इंक्रीज, ये इंक्रीज है, एरो ऊपर है, दैट मीन इंक्रीज, एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, वुड बी लुक्ड एज टू व्हाई एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। मिसाल के तौर पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मिसाल के तौर पर हम वर्ल्ड बैंक से लेट सपोज कोई इंटरेस्ट लेते हैं, उस इंटरेस्ट में रेट बढ़ गया, या हम अपने बैंक्स की बात करते हैं, कहीं से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने में ये क्यों इंक्रीज हो गया और कैसे इंक्रीज हो गया, ये कहां पे पढ़ा जाता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही बताएगा कि इसको कैसे और क्यों रिड्यूस किया गया। ठीक है, इसको कैसे और क्यों रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन आपको समझा देगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही समझा देगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दूसरा होता है, ये बोलता है इट्स कंसर्न्ड विद व्हाट ऑट टू बी, यानी आपको कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। जैसे हम अगर इसी इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम इसको कैसे देखते हैं, सो इट इज सीन एज टू वेदर इट इज गुड और बैड, क्या ये बैड होगा या गुड। मान लेते हैं लेट सपोज अगर ये गुड होगा, मान के तो हम बोलते हैं कि लगता है कि ये ठीक ही होगा। ठीक है, इसमें हाउ और वाई नहीं पूछा जाता है, इसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं अटेन की जाती है। तो आगे चलते हैं, अभी इसी के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव यहां पे है, नॉर्मेटिव यहां पे मैंने लिखा है। पॉजिटिव में इज, वॉज, विल बी, या इसमें ऑट टू, शुड, यानी इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव में हम ये देखते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों और कैसे, ये दो चीज। लेकिन नॉर्मेटिव बोलता है कैसा होना चाहिए या कैसा लगेगा। ठीक है, वो कौन बोलता है? नॉर्मेटिव बोलता है। ठीक है, कैसा लग सकता है, कैसा लग सकता है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है यहां पर इसको प्रूव किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब जब यहां पे हम कैसे और क्यों को पढ़ते हैं, इसका मतलब हम कॉज को भी पढ़ते हैं और इफेक्ट भी को भी पढ़ते हैं। यानी कॉज क्या है, यानी क्यों हुआ, इफेक्ट क्या है, यानी कैसे हुआ, वही तो उसी में इफेक्ट आ जाएगा। याद रखना है ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है,
अब ये फैक्ट्स पे बेस होता है, ये आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को प्रूव नहीं करते किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिकमेंडेशंस पे होते हैं। जैसे मुझे मुझे लगता है, लेट सपोज मैं आपको बोलूंगा ऐसे, मुझे लगता है बुक्स में से, लेट अस सपोज मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स में आती है बुक, लेट सपोज एनसीईआरटी की भी आती है, तमिल की भी आती है। मैंने अपनी रिकमेंडेशन से आपको बताया कि तमिल आप फॉलो करो कि वो बेटर है। यहां पे तो प्रॉपर कोई रूल नहीं है ना, लेकिन क्या इसको प्रूव कर सकते हो कि ये रिकमेंडेशन मेरी मेरी को मतलब प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बन गया। ठीक है, इसका मतलब आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम कैसे लग सकती है, ये कैसे होनी चाहिए थी, इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए था, या कैसा आगे लग सकता है। ये कोई चीज अगर हमने की, वो आगे फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो अभी हुआ नहीं, लेकिन क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे वही इसका डोमेन होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे ही अभी है। ठीक है, तो आज हमने सिलेबस और ये देख लिया। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको भी, ये लास्ट वाला आज होगा, लास्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे आज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम अगर अच्छे से देखेंगे तो ये हमने मुझे लगता है बोल दिया। तो ये आप देख सकते हैं, आप अगर आप पीडीएफ देखोगे, ये सॉरी ये जो मैं भेजूंगा आपको, आप उस पर खुद देखिए, अब ये आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस पे हम और टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन कर दी इसकी। अब आ जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गुड्स और सर्विसेज। गुड्स होता है चीजें, सर्विसेज होती है जो हमें, जैसे मिसाल गुड्स, आप जाओगे बाजार में, भाई मुझे क्रीम दो, या मुझे लेट सपोज कोई बुक दो। ठीक है, मुझे कोई बुक दो, बुक। तो अगर आप बाजार से कोई बुक लाते हो जो टेंजिबल होगा, देखो जो भी चीजें टेंजिबल होती है उनको गुड्स कहा जाता है, जो टेंजिबल नहीं होती है उनको सर्विसेज कहा जाता है। जैसे मिसाल मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मेरा पढ़ाना या ये गुड्स है? नहीं, ये गुड नहीं है, सर्विस है। क्यों? क्योंकि इंटेंजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब गुड में एक आ जाएगा टेंजिबल। ठीक है, फीचर वो टेंजिबल होता है आपका गुड। ठीक है, और क्या आ जाएगा उसमें? उसके फिजिकल डायमेंशंस होते हैं। अगर आपने कोई चीज बना लिया, मिसाल कोई कंपनी है, लेट्स सपोज मोबाइल फोन बनाती है, तो वो तो उसका गुड आएगा, वो सर्विस नहीं है उसकी, वो गुड है। सर्विस हो गई किसी ने मेरा मोबाइल ठीक कर दिया, वो ठीक करने वाला है, तो उसके फिजिकल डायमेंशंस है, उसका कोई प्रोडक्ट है नहीं है उसका। अच्छा, दूसरा चीज, ये जो आपके पास गुड होता है, ये इसको कोई ओन करता है, यानी आप गुड को और उस बंदे को जिसने इसको बनाया होगा उससे अलग कर सकते हो, मगर सर्विस को आप उसके मेकर से अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं, मेरे पढ़ाने को, यानी जो मेरी सर्विस है, क्या आप मेरे से उसको अलग कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैंने बुक छाप दी, मेरी बुक को क्या आप मेरे से अलग कर सकते हो? हाँ, मेरी बुक को आप मेरे से अलग कर सकते हो, लेकिन जो मैं सर्विसेज दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप मेरे से अलग नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, हैव वैल्यू इन एक्सचेंज। गुड्स का एक वैल्यू होता है, मनी वैल्यू होता है। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ओनर। मैंने बता दिया कि इसको अलग हम ओनर से अलग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कोई बुक पब्लिश की, क्या बुक और मैं एक हूं? नहीं, इसको अलग निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, उसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता उसके बनाने वाले से या देने वाले से। और याद रखना है, सर्विसेज जो होती है वो पेरिशेबल होती है, यानी जल्दी जल्दी खत्म होती है। पेरिशेबल होती है, आपके पास जो चीजें जल्दी जल्दी खत्म होती है, शॉर्ट लिव्ड। जाहिर सी बात है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेक्चर मैंने 30 मिनट का दिया, तो यही 30 मिनट मैंने दिए, सर्विस मेरी थी, ये पेरिशेबल है, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास बुक होगी, मिसाल बुक मेरी बुक होगी, वो तो पेरिशेबल नहीं होगा ना, वो मेरी गुड होगा, वो मेरी गुड्स में आएगा, लेकिन वो तो पेरिशेबल नहीं होगा ना, वो तो बहुत टाइम के लिए फायदा देगा। ठीक है, इसका मतलब सर्विसेज पेरिशेबल होती है और गुड्स पेरिशेबल नहीं, वो ड्यूरेबल होते हैं। अब गुड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फ्री गुड होता है, इकोनॉमिक गुड होता है। फ्री गुड वो गुड होता है जो बाजार में किसी उसको पैसे नहीं लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री गुड में आ जाएगा आपके पास वाटर। क्या वाटर के पैसे लगते हैं? नहीं, लेकिन आजकल के वाटर में पैसे भी आते हैं। देखो, वाटर दो तरह के अब होते हैं, एक तो आता है फ्री वाटर, आप नल के से लाओ टैप वाटर, तो वो तो फ्री आ जाएगा, जो नेचुरल वाटर है। अब अगर आप फिल्टर्ड वाटर लाते हो, मिनरल वाटर लाते हो, वो तो आ जाएगा पैसे में। ठीक है, तो फ्री वाटर जो हमारे पास है वो हमारे पास फ्री गुड है।
इकोनॉमिक गुड्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स है जिन पर कोई वैल्यू दिया जाता है, पैसे, जिनको पैसा कोई वैल्यू होता है उनका, वो तब हम ओन कर सकते हैं जब हमारे पास पैसे होंगे। फिर पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो हर कोई यूज, वहां पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है कि कौन सा आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो कौन सा नहीं कर सकते हो, नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम मस्जिदों की बात करते हैं, जितने भी रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे आप कोई भी जाओ ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे हमारे रोड्स रोड्स पे कोई बोल सकता है किसी को कि ये आप इधर नहीं जा सकते हो, नहीं। किसी पार्क में कोई किसी को रोक सकता है, नहीं आप मत जाओ, नहीं, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स है, ये पब्लिक के लिए है। कोई होता है प्राइवेट, ठीक है, मैंने कोई गुड बना दिया, मैंने अपना रूम, अपना फर्निशिंग बना दिया, कुछ भी जो भी फिनिशिंग जो भी किया मैंने अपने घर में किया, तो क्या मैं दूसरे को एंटर करने दूंगा? वहां पे नहीं करने दूंगा ना, वो मेरा प्राइवेट गुड होगा, ठीक है। तो प्राइवेट गुड में एक ही बंदे का वो इख्तियार होता है, लेकिन पब्लिक गुड में किसी का कोई इख्तियार, हर कोई उसमें आ सकता है, हर कोई उसको यूज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट गुड्स में हर कोई यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद एक गुड है कंज्यूमर और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड हो गया वो गुड जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं। जैसे मिसाल मैं कंज्यूमर हूं, मैं टीवी भी यूज करता हूं, मैं मोबाइल फोन भी यूज करता हूं, मैं इसको क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज मैं फर्नीचर को यूज कर रहा हूं, मैं लैपटॉप को यूज कर रहा हूं, मैं बल्ब्स को यूज कर रहा हूं, ये मेरे लिए क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। अब दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, देखिए याद रखना है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बंदे की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करता है। मगर कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट डज नॉट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। याद रखना है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। क्यों? देखो मिसाल के तौर पर कैपिटल गुड्स में क्या आता है? कैपिटल गुड्स में आपके आते हैं मशीन्स। मिसाल जो मशीन्स आपको प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, वो मशीन्स आपके आ जाते हैं। क्या वो हमको सेटिस्फाई करेंगे? हमने लाई, खरीदी मशीन, मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल दूंगा, हमने लेट अस सपोज टीवी लाया, हमने लेट सपोज वो मशीन लाई जो प्रोड्यूस करती है, क्या हमको ये सर्टिफिकेशन देगी कि ये सर्टिफिकेशन देगी? हम कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए हमेशा वो चीज सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेशन देता है जो उसके यूज की होगी। वो मशीन तो उसके यूज की है ही नहीं, तो उसको कौन सी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी? तो इस याद रखना है, कैपिटल गुड्स सेटिस्फाई नहीं करती है डायरेक्टली कंज्यूमर वांट्स को। हाँ, इनडायरेक्टली मशीन सेटिस्फाई कर सकता है हमारी वांट को, क्योंकि जब मशीन होगी तभी तो टीवी बनेगा, जब मशीन होगी तभी तो कोई चीज बनेगा, तो उसके बाद हमारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन मशीन से हम डायरेक्टली अपनी सेटिस्फिकेशन नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल, मैंने बता दिया, पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं हमारे पास जो जल्दी खत्म होते हैं, ठीक है। जो जैसे मिसाल के तौर पर आप बाजार से गए, वहां से गुड्डे का एक बिस्किट लाया, तो गुड्डे का बिस्किट जो है ना, वो 2 मिनट में 3 मिनट में भी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप क्या काम करोगे, लेट सपोज आपने क्या काम कर दिया, मान लेते हैं आपने कोई ऐसा चीज, लेट सपोज फर्नीचर घर में खरीद लिया, क्या वो फर्नीचर बस 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा? नहीं, वो फर्नीचर खत्म नहीं हो जाएगा, वो उधर ही रहेगा। इसका मतलब वो ड्यूरेबल होता है। कोई चीज पेरिशेबल होता है, कोई चीज ड्यूरेबल होता है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड थी। तो इंशाल्लाह अगले क्लासेस में हम इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही अभी डील करते हैं। अभी 2 लेक्चर्स के और आ जाएंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के कितने तरह के टाइप्स, मुझे लगता है 7-8 टाइप्स है इसके, वो पढ़ने हैं हमें। उसके बाद इकोनॉमिक्स के आते हैं, एक और टाइप माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, तो वो टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, तो ये भी हम इंशाल्लाह सारा का सारा हम पढ़ लेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत। जैसे मिसाल प्राइस है, प्राइस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे। जैसे मार्केट है, मार्केट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है। कॉस्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है। रेवेन्यू क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, ठीक है। ये सारा हमने, अच्छा इनकम भी एक चीज है, इनकम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है, ये सारे चीज हमको पढ़ने हैं। तब जाके हमारा पहला टॉपिक जो है JKSSB का, कि
बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया जाए, तभी जाके हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आपको जो पीडीएफ है या आपको मेरी चैनल पे मिल सकती है, तो आप वहां पे जुड़ जाइए, मेरी चैनल पे आ जाइए। टेलीग्राम चैनल नाम है ER मोमिन मजीद, या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो चलिए आगे आगे हम मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम यूटिलिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज, आज के लिए बस इतना ही।